वेलकम मेडी माइंड डे टू सेल्फ के तरफ से आप सभी का स्वागत है। हमारे बच्चे मेडी माइंड डे टू सेल्फ के बच्चे, कुछ हमारे बच्चे हैं जो बाहर से भी हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के सेकेंड क्लास में आज पहुँचे हैं। कल कुछ बच्चे एब्सेंट रहे थे। शशि प्रभाकर आज आए हैं कि नहीं आए हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अटेंडेंस की सिस्टम चलेगी। पता नहीं चल रहा है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी कमेंट्स भी नहीं है। यद्यपि कल हमने देखा था कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा कमेंट्स हो जा रहा था, हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पढ़ाने के दरमियान जो है कमेंट्स का जवाब दे पाना मुश्किल होता है। जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो वहीं पे लिखें कि हाँ ये पॉइंट्स समझ में नहीं आया है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जो कमेंट करते रहते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होगा, वो आगे आने वाला होता है तो आपको पता नहीं चलता है। आप उसको पहले ही हमसे पूछते हैं, उस वक्त उसका जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टॉपिक को रोक के फिर से उसका जवाब दे पाना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। तो संयमित रहें, संयम से काम लें, सारा चीज़ समझाया जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक समझेंगे। तो चलो बच्चों, फटाफट अपना अटेंडेंस एकदम तुरंत का तुरंत जारी करें। अपना अपना अटेंडेंस लिख के भेजिए। कौन कौन आज एब्सेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है। सांबावी, आर यू देयर, लिख के भेजो। तो ये चीज़ है। और आप उनको शशि प्रभाकर को ढूंढ के लाइए। अगर आ गए हैं तो अपने अटेंडेंस दीजिए। पिछले क्लास के रिविजन्स में कहाँ तक कौन लोग रिवीजन किए हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन नहीं किए होंगे, तो थोड़ा सा उनको रिवीजन करना ज़रूरी है। और बताओ स्नेहा, कैसा लगा मेरा वीडियो? आप हो तो कैसा लगा वीडियो? समझ में आ रही थी? कोई कन्फ्यूज़न? जिनको भी कोई वर्ड्स पे कन्फ्यूज़न हो वो लोग लिख के भेज देंगे। साथ ही साथ मेरा ये कहना है ना बच्चों कि इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ की जो एजुकेशन व्यवस्था है, इसकी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आपके जो भी मित्र हों आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठाएं। उनकी अध्ययन अध्यापन की कार्य चलती रही, सोशल कोऑपरेशन की जो बातें हो रही है वो होती रहे, तो फिर मज़ा आए पढ़ने और पढ़ाने का। तो चलिए बच्चों, आपकी अटेंडेंस बनती रहे, आप लोग आते रहिए। हाँ, एक चीज़ और कहना भूल गए थे, कल भी नहीं बता पाए थे, आज एक्चुअली आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको बार बार आपके लिए लिंक भेजना पड़ेगा। सो अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब करा दें, ताकि वीडियोस के ऑनलाइन तो आपको फैसिलिटीज़ मिल ही जाए, ऑफलाइन फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को मिल सके। और नोटिफिकेशन को तो आपको वो बटन को ऑन करना है। तो ये सारी सावधानियां हम लोग बरतेंगे ताकि आपके पास बार बार हमें लिंक भेजने की आवश्यकता ना पड़े। याद रखिएगा, टाइम 11 से 12 हर दिन हम लोग आके पढ़ेंगे और पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, ऑनेस्टी से पढ़ेंगे। नो अपॉइंटमेंट्स देयर, नो टेलीफोनिक टॉक, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। सारे बच्चे यहाँ मौजूद रहेंगे और मैं पूछूं कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो तुरंत फटाफट टाइप करके मेरे पास भेज देंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो हमारी डिस्कशन का दौर चल रहा था अबाउट द रिप्रोडक्शन में। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बदलता है और उस स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का निर्माण होता है। बच्चों, आज से हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। फिर हम लोग ऑस्ट्रस साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुएशन को हम लोग पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। जब आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि यूट्रस के 3 लेयर हैं, 3 लेयर। तो इंडोमेट्रियल लेयर रैप्चर करता है और रैप्चर करने के दरमियान ब्लड वेसल्स
वहाँ जो इंडोमेट्रियल लेयर जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो जब इंडोमेट्रियल लेयर रैप्चर करेगा तो उस रैप्चरिंग में ब्लड क्लॉट्स, इंडोमेट्रियल टिश्यूज क्लस्टर्स और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा अमाउंट में ब्लड, म्यूकस, इन सब का फ्लो होता है थ्रू द वेजिना आउटसाइड द बॉडी। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, या इसको हम लोग पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर्स वंस इन अ मंथ, मतलब ये एक महीने में यानी अप्रॉक्स 28 डेज के इंटरवल पे होने वाला यह एक प्रक्रिया है। मेंस्ट्रुएशन का सिग्नल्स क्या होगा कि ये आपको पता चल जाता है कि वीमेंस इज एबल टू बी कंसीव या बी अ मदर, मतलब कि महिलाओं में जब संतान को उत्पन्न करने की क्षमता आती है तो इसकी पहचान हो जाती है उनके मेंस्ट्रुएशन से। द लाइनिंग ऑफ वोव्स, जो वोम्स हैं यानी यूट्रस के अंदर एक स्पेशल लाइनिंग बनता है। कब? ओवम के रिलीज होते ही। जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि जैसे ही फीमेल्स में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होगी, ओव्यूलेशन के बिफोर द ओव्यूलेशन यूट्रस अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देती है। यूट्रस क्या करता है? अपना प्रिपरेशन शुरू कर देता है कि नाउ द ओवम विल कम हियर एंड गेट फर्टिलाइज्ड, द fetus will develop inside the uterus, so we have to prepare it earlier, and for that द यूट्रस के अंदर एक एक्स्ट्रा इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ने लगता है, और ये इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ने के वजह से वहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज होने के वजह से वो एरिया थोड़ा सा स्पॉन्जी या थोड़ा सपोर्टिव बन जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ताकि यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो रैप जो दीवार है, जो इंडोमेट्रियल एक्स्ट्रा इंडोमेट्रियल डिपोजिशन ऑफ द सेल्स हुआ है, वो सेल्स रैप्चर करेंगे और वही रैप्चर करके कम आउट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ मंथ, द वोम्स विल शेड ऑफ दैट लाइनिंग। कौन सा लाइनिंग? इंडोमेट्रियम पे जो लाइनिंग बना था उसको शेड ऑफ करेंगे एंड दैट शेड ऑफ कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो यूटेराइन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये सीरीज है, सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज दैट इज यूटेराइन इंडोमेट्रियम गोज थ्रू ईच मंथ। ठीक है, और ये आपका किसकी वजह से होता है? तो चेंज इन द ओवेरियन हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स के चेंजिंग के वजह से। यह हार्मोन चेंजिंग कैसे होगा? जरा सा इस बात को पॉइंट आउट करते हैं। होता क्या है कि जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो वह ओवम डिजेनरेट करने लगेगा, और वह डिजेनरेट होकर के कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट होगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन एंड दैट प्रोजेस्टेरॉन कॉज द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड होता है, द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन विल रेंज फॉर 1 to 5 टिपिकल 1 to 5 डेज, सिर्फ 1 से 5 दिन। किसी किसी में या 1 डेज कैरी होगा, किसी में 2 डेज, किसी में 3 डेज, किसी में 4 डेज और किसी में 5 डेज, मैक्सिमम 5 डेज। समवेयर वी हैव सीन सम केसेज जिसमें यह रेंज किया 5 से आगे भी, बट इट विल बी द मैक्सिमम 7 डेज। इट इज़ नॉट कंसिडर एज द नॉर्मल केस। इसे बीमारी तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नॉर्मल भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें मरीज के बॉडी में लगातार हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहेगी, जिसको कि हम लोग क्रॉनिकल एनीमिया कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्रॉनिकल एनीमिया। क्यों? क्योंकि इस फेज में उनके बॉडी में लगातार खून की कमी बनी रहेगी, उनके बॉडी में मिनरल्स की कमी रहेगी, और ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी फर्दर और जो ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस की बातें हैं वो यहाँ हम लोगों को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि
1 to 5 डेज हो गया। अब चलिए 6 डेज से, तो 6 to 14 डेज ये आपका प्रोलिफरेशन फेज है। प्रोलिफरेशन फेज कहते हैं ये वही टाइम है जहां पे यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम का रिबिल्डिंग होगा, यानी इंडोमेट्रियम क्या होगा, रिबिल्ड करेगा, फिर से एक बार थिक होने लगेगा, फिर से वेस्कुलराइज्ड होने लगेगा, फिर से वहां पे फंक्शनल लेयर डेवलप करेगा, ताकि ऐसा लगे कि फिर से ओवम आएगा, फर्टिलाइज्ड होगा, जायगोट बनेगा और यहाँ फोइटस डेवलप करेगा। ऐसा सोच के साथ 6 to 14 डेज जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे प्रोलिफरेशन फेज। और ये प्रोलिफरेशन फेज कितना दिन रेंज करेगा, 6 to 14 डेज। कितना दिन रेंज करेगा, 6 to 14 डेज। अब यहां से चलते हैं 6 to 14 डेज के बाद 15 to 18 डेज। ये 15 to 18 डेज जो होता है या वह टाइम पीरियड है जिसको हम लोग सेक्रेटरी फेज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सेक्रेटरी फेज। इस सेक्रेटरी फेज में क्या होगा कि इंडोमेट्रियम पूरी तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। पूरी तौर पे प्रिपेयर्ड किस बात के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एम्ब्रियोज, कि एम्ब्रियो यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, 15 से 21 दिन यानी कि एक वीक के लिए आपका सेक्रेटरी फेज चलेगा। इसमें ये फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन 22nd डेज ऑनवर्ड्स, 22nd डेज ऑनवर्ड्स ये सेक्रेटरी फेज डीजेनरेट करने लगेगा, यानी सेक्रेटरी फेज का जो रेट ऑफ बिल्डिंग अप है ये स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी। 28th डेज आकर के यह कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आकर यह कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और वापस मेंस्ट्रुएशन काउज्ड होगा। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से हम लोग इस बात को समझेंगे। ये आपका जो हार्मोनल FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का एक लेवलाइजिंग स्टेज हम लोग यहाँ देखते हैं। बच्चों जरा सा ध्यान देने लायक बात है कि जिस वक्त आपका ये यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये सबसे पहले हमारा ये FSH का लेयर है, ये ग्राफ है FSH का, ये है आपका LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो पहला हो गया हमारा FSH। ओव्यूलेशन के वक्त FSH बढ़ी हुई होती है, ध्यान रखिएगा। FSH इज increased at the day 14 and gradually get decreases। day 14 में ये बढ़े हुए होते, क्योंकि day 14 ही हमारा ओव्यूलेशन फेज है। तो इस वक्त इसकी जो बहुत ही हाई पिक होगा, ठीक है, बहुत ही पिक होगा हमारा कौन सा, FSH। देखिए ये यहाँ हमारा FSH का ग्राफ जा रहा है। फिर अब ये दूसरा हार्मोन की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस इज योर, ये हम लोग दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ल्यूटेनाइजिंग यानी LH है, आप गौर करो कि ओव्यूलेशन के समय में LH का ये रेंज होगा। LH का क्या होगा, ये रेंज होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये LH की हमारी सिचुएशन है। अब तीसरा जो हार्मोन है हम लोग बात करेंगे, जो तीसरे हार्मोन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये है हमारा एस्ट्रोजन। तो आप एक चीज़ गौर करो कि एस्ट्रोजन लेवल जो है हमारा ओव्यूलेशन के समय काफ़ी हाई है, यानी हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर ओव्यूलेशन पर्पस, यानी ओव्यूलेशन के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का होना ज़रूरी है। यानी ये कहें कि ओव्यूलेशन इज, यानी कि रिलीजिंग ऑफ एग इज कंडक्टेड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये गलत नहीं होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन ही ओव्यूलेशन को क्रिएट करता है। और नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग तीसरा हार्मोन देखेंगे बच्चों, वो है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। तो आप यहाँ से गौर करो कि हमारा प्रोजेस्ट्रॉन का क्या सिचुएशन, कि देखिए ये प्रोजेस्ट्रॉन है हमारा ओव्यूलेशन के समय बिल्कुल लेस एकदम जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम डे 14 ओवर करते हैं, यानी धीरे धीरे इसका लेवल हाई होते जा रहा है, इसका लेवल हाई होते जा रहा है। 21 पे एकदम पीक पे है और ये देखिए 28 पे आके एकदम ये हो। तो डिजेनरेशन ऑफ द पॉलीफिलेटेड यानी इंडोमेट्रियल सेल्स को डिजेनरेट कराने में हमारा प्रोजेस्ट्रॉन का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल के इंक्रीजमेंट की वजह से ही जो
डीजेनरेटेड, ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आएगा, डीजेनरेटेड ओवम से आएगा। डीजेनरेटेड ओवम किसको कहेंगे, तो डीजेनरेटेड ओवम हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो आप यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को क्रिएट करेगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि यह टोटली ओवेरियन हार्मोन की वजह से कंडक्ट होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे और जानेंगे कि वाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है, अगर ना हो तो क्या होगा। तो कहते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वॉश ऑफ द रैप्चर्ड फॉलिकल्स। रैप्चर्ड फॉलिकल्स जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है उसको वॉश्ड आउट होने के लिए, उसको शरीर से बाहर रिलीज होने के लिए आवश्यक है। ये जो है यह इसका प्रेगनेंसी में बहुत ही हेविली रोल है। फिर क्या है कि प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन द कंसेप्शन अकर्स, यानी कि ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज ऑफ द वीमेंस यदि स्पर्म और ओवम आपस में मिले तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। आफ्टर मेंस 5 और 7 डेज आर कॉल्ड द सेफ फेज। अब यहाँ इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मेंस्ट्रुएशंस के शुरुआत के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 डेज 5th डेज से लेकर के 5th डेज से लेकर के 14th डेज तक 13th डेज तक 13th डेज मतलब 5वां दिन से लेकर के 13वां दिन तक का ये जो बीच का टाइम है इसको हम लोग सेफ फेज कहते हैं। सेफ फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में यदि मैटिंग होती है मेल और फीमेल की तो इसमें संतान उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटीज लगभग 0 होती है, यानी इस दरमियान संतान उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 14th डे ऑफ द 14th to 21 दिस इज द हाई रिस्क पीरियड। यही है हाई रिस्क पीरियड। इसी पीरियड में हाई रिस्क पीरियड, इसी पीरियड में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। इसी फेज में क्या है, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज द फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों यहाँ से हम लोग बात करेंगे, हम लोग ह्यूमन स्पर्म की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह से इसमें एक्रोजोम्स प्रेजेंट हैं। ये एक्रोजोम्स हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक्रोजोम के नीचे ये न्यूक्लियस है और इसी में क्रोमोजोम्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है और वो भी कितना, हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। यानी किसी मेल में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है 46, तो 46 का हाफ यानी 23। तो 23 क्रोमोजोम्स यहाँ मौजूद हैं। ये 23 क्रोमोजोम्स आपस में यहाँ पे से जमा है और ये यहाँ नेक हो गया, दिस इज द नेक। इस पूरे हिस्से को हमने हेड का, यहाँ नेक, और नेक के अंदर में ये आप देखिए यहाँ पर नेक के अंदर में यहाँ जो है आपका मिडिल पीस के नाम से भी इसको जानते हैं, और यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया यानी ये एनर्जी सोर्स है, और यहीं इसी सोर्स के वजह से या टेल के माध्यम से स्पर्म जो है वो रन करता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ये सफ़र करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है। बच्चों इसको थोड़ा सा रिवाइज करना आवश्यक है, क्योंकि इसको नहीं रिवाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, बाद में आपके क्लास में दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग यहाँ से बात कर लिए। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, कहते हैं व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टुगेदर। यानी फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है आप जरा सा बताओ कि फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टुगेदर। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म क्या होगा कि कांटेक्ट करेगा, स्पर्म जो है वह जोना पैलुडिका लेयर, जोना पैलुडिका लेयर वही लेयर है ऑन द सरफेस ऑफ द ओवम जिसको कि ये टच करेगा, और टच करने के बाद ये जो आपका जोना पैलुडिका लेयर है इसको टच करेगा, जोना पैलुडिसिडा। इस लेयर को टच करते ही ओवम के जो हैं यहाँ कुछ चेंज आएंगे, यानी कि
आपका यहाँ पे एक्रोजोमिक रिलीजमेंट होगा जो उस एरिया को मेल्ट करेगा और स्पर्म उसके अंदर इन करेगा। इन करने के बाद ही यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज होंगे और उस केमिकल चेंज के बाद यह मेम्ब्रेन ब्लॉक कर देगा द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, यानी एक बार में एक ही स्पर्म इंटर कर सकता है इनसाइड द ओवम। ठीक है, एक बार में एक ही ओवम इंटर कर सकता है इनसाइड द, एक ही स्पर्म इंटर कर सकता है इनसाइड द ओवम। अब यहाँ से क्या हुआ कि हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम, अब ये दोनों हैप्लॉइड आपस में मिल गए, तो मिल गए तो क्या होगा, एन और एन आपस में मिला तो 2n बना, तो ये 2n क्या हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये डिप्लॉइड जाइगोट के फॉर्मेशन होंगे और यहाँ पर जो डिवीज़न होगा याद रखिएगा माइटोटिक डिवीज़न। बच्चों यहाँ एक चीज़ याद रखने लायक बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस की प्रक्रिया में वहाँ पे हमारा मियोसिस हो रहा था क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीज़न था, लेकिन जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, इस जाइगोट में अब जो भी डिवीज़न होगा वो आपका माइटोटिक डिवीज़न होगा, यानी यहाँ इक्वेशनल डिवीज़न होगा, रिडक्शनल डिवीज़न अब नहीं होंगे। इस बात को बड़ी बारीकी से आपको समझना, एकदम ध्यान में रखना इस बात को कि मियोटिक डिवीजन सिर्फ ओजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में होती है, उसके पहले या उसके बाद यानी जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद कभी भी आपका माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। तो ये जो डिवीजन ऑफ द जो जाइगोट होगा, जिसके मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का जो डिवीजन होगा, इस डिवीजन को हम लोग नाम क्या देंगे, क्लीवेज। दिस डिवीजन इज नोन एज, इस डिवीजन को क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग क्लीवेज। दिस डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। इस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज। यानी जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus and this mitotic division is called cleavage। यानी हमारा जो जाइगोट है वो कई बार डिवाइड होकर के एक मास में कन्वर्ट होगा और ये मास जो है, इस मास को हम लोग कहेंगे isthmus, और ये क्लीवेज के जरिए ये बार बार जो विखंडित होगा तो इसके टूटने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे क्लीवेज। अब इस क्लीवेज के दरमियान ही दो प्रोसेस एक साथ हो रहा है। एक तो हमारा जाइगोट मूव कर रहा है, कहाँ, ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ ये कहाँ हुआ, तो ये हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, बोलिए, ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। और ये फैलोपियन ट्यूब से कहाँ मूव कर रहा है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव कर रहा है टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ये यूट्रस तक जो मूव कर रहे हैं तो इनके मूवमेंट ऑफ द जाइगोट्स जो है वो हो जाएंगे कहाँ की ओर, यूट्रस की ओर हो जाएगा। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। यहाँ याद रखिएगा ब्लास्टोमियर में कितने सेल हैं, 8 से 16 सेल मिलकर के ये ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन किए। बच्चों यहाँ पे आप देखिए किस तरह से हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ओवरी के अंदर ओवम बना, इस ओवम का यहाँ पे बाहर निकलना यानी ओव्यूलेशन हुआ और इस ओव्यूलेशन के बाद ये धीरे धीरे ये फनेल के द्वारा रिसीव कर लिए गए और ये रिसीव करके ये रास्ता तय करते हुए यहाँ पहुँच गया। और इधर से ये जो हम लोग इस फिगर में यहाँ बड़े ध्यान से आप देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ से जो स्पर्म था, इस एरिया से स्पर्म मूव कर रहा है आगे की ओर, ये स्पर्म का पैसेज हो गया। अब ऐसे स्पर्म यहाँ से पहुँचेंगे और आकर के इस एरिया में यहाँ इसको फर्टिलाइज्ड करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट क्लीवेज करते हुए वापस इसी रास्ते पे आएगा और आकर के इस एरिया में यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा और इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही यहाँ पे यह क्या करेगा, तो यहाँ पे आपका ये प्लेसेंटा का निर्माण करेगा और यूटेरस के दीवार से चिपक जाएगा, यूटेरस के दीवार से चिपक जाएगा।
तो ये प्रक्रिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ क्या होता है कि द कनेक्शन ऑफ द यूटेराइन वॉल टू द जाइगोट, और यूटेराइन वॉल और जाइगोट के बीच जो कनेक्शन बनेगा, ये कनेक्शन किसके द्वारा बनेगा? तो इस कनेक्शन को बनाने का काम करेगा कौन? प्लेसेंटा। इसको बनाने का काम कौन करेगा? प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा ही एक ऐसा कनेक्शन है जो मदर बॉडी को जोड़ देगा किसके साथ? जाइगोट के साथ। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो गई, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जाइगोट टू द यूट्रस हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जाइगोट टू द यूट्रस हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ से हम लोग को आगे जानना है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हमारा इम्प्लीमेंटेड हो गया, जो 16 सेल्स का बना हुआ, ये हमारा जैसे ही सेगमेंट ये इम्प्लीमेंटेड हुआ, दिस टाइम से यहाँ से आपका फेटल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, यानी गैस्ट्रेशन पीरियड की शुरुआत हो गई। जैसा आप जानते हो कि गैस्ट्रेशन पीरियड कितने समय का होता है ह्यूमंस में? 36 to 40 वीक्स। तो ये 40 वीक्स का गैस्ट्रेशन पीरियड शुरू हो गया। इस दरमियान जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट हमारे यूट्रस में जाकर के एलिग्ड हुए मदर बॉडी से, उनके लिए नरिशमेंट पहुंचाने का काम प्लेसेंटा से शुरू हो जाएगा। और यहाँ यह डेवलपमेंट जो है वो चलते रहेगा कब तक? 36 वीक तक। आफ्टर 36 to 40 वीक्स उस बच्चे का, यानी उस फोइटस का रिजेक्शन फ्रॉम द फीमेल बॉडीज होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसमें क्या होगा? ये एक कोऑर्डिनेशन है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द क्वेसेंट myometrium to an active rhythmic contractile state। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ड्यूरेशन पूरा होगा, उसी के साथ ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस से बच्चे का टॉर्सन शुरू हो जाएगा, यानी बच्चा जो है वो घूमना शुरू कर देगा। और घूम करके, जैसे पहले अर्लियर स्टेज में क्या हुआ, बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय में बच्चा किस स्टेज में था? उस समय में बच्चा इस स्टेज में था, यानी हेड ऊपर और टेल नीचे। लेकिन अब जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो इसका क्या होगा? इस तरह से घुमाव होगा, और ये घूम करके इसका जो है ये हेड नीचे और टेल ऊपर, ये इस तरह का टॉर्सन होगा, ये घुमाव होगा। ये जो घुमाव की प्रक्रिया होगी, इसके दरमियान एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट होता है, जिसमें कि पहले तो रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह का रोटेशन होता है, और रोटेशन के साथ ही जो यूट्रस है उसके स्फिंक्टर मसल्स के खुलने या उसके ओपन होने के बिफोर ही आपके यूट्रस का जो है सो वो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। ये एक नर्वस कंट्रोल होता है। इस तरह से उसके कंस्ट्रिक्शन से, रिदमिक कंस्ट्रिक्शन से जो पेन शुरू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नाम दिया लेबर पेन। और इस पेन की वजह से जो है सो हम लोग को एक साइन मिल जाता है कि ओ बच्चे का अब जन्म होने जा रहा है। तो ये जो पास्चुरेशन के मैकेनिज्म है उसको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले सर्विक्स डायलेशन। सर्विक्स डायलेशन 24 आवर्स बिफोर शुरू हो जाएगा, मतलब सर्विक्स का खुलना। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के खुलने की प्रोसेस जो है वो 24 आवर पहले ही शुरू हो जाएगा। इस 24 आवर बिफोर शुरू हुए इस प्रोसेस की वजह प्रोसेस, और साथ ही साथ जो है इसी में आपका वो जो यूट्रस का कंस्ट्रिक्शंस हैं, रिदमिक कंस्ट्रिक्शंस हैं, वो शुरू हो जाएगा। साथ ही बच्चे का जो मुंह टॉर्सन है ये शुरू हो जाएगी। डिलीवरी ऑफ द बेबीज़ में 30 to 90 मिनट्स लगता है, और बच्चे के जन्म के बाद, ये नॉर्मल डिलीवरी की बातें हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद
डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जो इंटायर प्लेसेंटल यानी कि इंडोमेट्रियम के बाहर जो प्लेसेंटा का वॉल है उसको निकलने में 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है। इस पूरे प्रोसेस में बच्चे के जन्म में एक नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया में आपका 350 मिलीलीटर के अप्रॉक्स में ब्लड का लॉस होता है, लेकिन कुछ एक केसेस में कभी कभी यह ज़्यादा या कम भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये बातें हैं, बॉडी टू बॉडी कंडीशंस पे बात होती है। फिर इसके बाद जाकर के जो है उनका यूट्रस का जो है रीएस्टैब्लिशमेंट यानी यूट्रस अपने पुनरावस्था में, जो पेल्विक बोन्स हैं उनके पुनरावस्था में जाने की प्रक्रिया शुरू होती है और जो फीमेल बॉडी का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं नॉर्मल वेज में अगर होता है तो इसमें ब्लड का लॉस या फिर इसमें होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़ी कम होती है। मौजूदा हालात में बच्चों के डिलीवरी के लिए एक नई मेथड्स को हम लोगों ने यूज़ किया, वो है फोर्सिव डिलीवरी। इस फोर्सिव डिलीवरी के दरमियान हम लोग क्या करते हैं, अगर मदर पूरी जोर नहीं लगा पाती हैं ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से बच्चे के ऊपर एक सक्शनिंग पंप लगाकर इस बच्चे को धीरे धीरे आगे की ओर खींचते हैं। इस खिंचाव के कारण बच्चे को एक एडिशनल फोर्स मिलता है जिससे कि यह इजेक्ट आउट होते हैं बाहर की ओर। तो ये फोर्सिव डिलीवरी कहलाता है। या फिर आजकल एक सर्जरी के माध्यम से भी हम लोग एलएस के माध्यम से यूट्रस से बच्चे को बाहर की ओर विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग पर्चुरेशन यानी बच्चों के जन्म की प्रक्रिया को समझे। यहाँ से हम लोग एक बात और भी डिस्कस करेंगे, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अर्थात गर्भ निरोधक दवाइयों की बात करेंगे। तो बढ़ती हुई आबादी या बढ़ती हुई ज़रूरतें बच्चों की लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बातें भी करनी पड़ रही है ताकि बच्चों में अंतर रह सके। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों में अंतर रह सके या फिर कम बच्चे रहने से पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी बनी रहेगी। इसके लिए जो हम लोगों को डिवाइसेस यूज़ करना है उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के रूप में हम लोग अभी इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि किन्हीं को कोई परेशानी हो रही है, कोई बच्चा अभी इसमें बोलना चाहे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम कमेंट्स नहीं लिख पा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ध्यान तो पढ़ाने पे है तो बार बार फ्लो टूटता है, इसलिए हम कमेंट्स आप लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किन्हीं को कोई परेशानी है तो वो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ जाननी हो कुछ पूछना हो तो आप लिख सकते हैं, हम लोग उसके जवाब को बताएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, और भी अगर किन्हीं बच्चों को कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है जिसको कि यहाँ से डिस्कस नहीं हो पा रही है या फिर कुछ टॉपिक वगैरह छूट गया है तो वो लोग इसके लिए फर्दर ऑन करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल देयर टू आंसर देम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारा सबसे पहला जो सबसे सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं IUCD। IUCD कहते हैं इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा बच्चों, IUCD इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में जो है यह लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं इनसाइड द यूट्रस। दूसरा हमारा आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के रूप में हम लोग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स यानी कि गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। गोलियों के इस्तेमाल से इस जो प्रेगनेंसी है उसको डिले कर सकते हैं या प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से पिल्स के रूप में माला, टुडे, सखी बहुत सारे नामों से या ब्रांडेड नेम से अवेल्ड है मार्केट में, जिसको कि यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में यह एक ऐसा फिजिकल मेथड है जिसमें स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं देते हैं। यह प्रक्रिया सबसे सहज और
एक प्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को डिटेन किया जा सकता है, जिसमें कॉन्डम्स का इस्तेमाल है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में हम लोग ऐसे मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन्स इवन की स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को रोकेगा, दोनों के मिलने की प्रक्रिया को तब रोकेगा जबकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है। मतलब स्पर्म का सफ़र शुरू हो चुका होता है ओविडक्ट तक के लिए, उस वक्त ये मेडिसिन्स काम करता है। और एक नेचुरल मेथड है जिसे हम लोग फर्टिलिटी अवेयरनेस कहते हैं, मतलब संतान या स्पर्म का बॉडी के अंदर फॉल नहीं होना, विड्रॉल ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द मैटिंग, तो दैट इज द फर्टिलिटी अवेयरनेस। और एक होता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शंस। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शंस के तौर पे हम लोग सर्जिकल मेथड्स को यूज करते हैं, जिसमें वैस्कोटॉमी या ट्यूबकोटॉमी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं या फिर अनचाहे गर्भ से सुरक्षा पा सकते हैं। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेसेस को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, उनके कंसर्न फंक्शंस, गैस्टेशन पीरियड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की स्टडी किया। इसी के साथ इस चैप्टर से कंसर्न सारे इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं और उसके बाद परसों यानी डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी। तो ये चीज़ है, इस बीच में आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट क्लियरेंस की भी बातें यहाँ रहेगी, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग ऑनलाइन स्क्रीनिंग की ही व्यवस्था करेंगे। तो आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल करके और आंसर के लिए हम लोग ऑनलाइन आकर के इसके आंसर्स को देंगे। तो ये बातें हो गई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ इस आज का क्लास यहीं पे हम लोगों का समाप्त होगा। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जानना होगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और या फिर मैं पूछूं, आप देख लीजिए, आपकी इच्छा। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए इंतज़ार कर रहा हूं। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछता हूं। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चंस की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका जवाब होगा कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कार्य करते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को एक साथ एक वर्ड में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम क्या होगा? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम होगा, बोलिए, ओवम, या इसको ओवा भी कह सकते हैं। अब यहां से हम लोग जानेंगे कि आर बेबी गर्ल्स बॉर्न विथ ऑल देयर एग्स। क्या एक बेबी गर्ल्स के जन्म जो होते हैं, जो छोटी बच्चियां जन्म लेती, बेबीज जो होती हैं, क्या उनके ओवरी में सारे एग्स रहते हैं? तो यहाँ पे एग्स का मतलब फीमेल गैमेट्स से है, जो एक बेबी गर्ल के टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम से ही मौजूद रहता है। सिर्फ उन सारे जो एग सेल्स हैं उनकी मैच्योरिटी होती है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लिखें और इसके जवाब को भी आपको लिखना है। क्वेश्चंस मैं कहता हूं, जवाब आप लिखेंगे, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, आपसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन।
या फिर इसको ऐसे लिखें, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। नंबर 1 में क्वेश्चन में लिखेंगे वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। पहला क्वेश्चन हो गया, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे आप, अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द organs which concern with the reproduction? What are the organs which concern with the reproduction? Question number 3 में लिखेंगे, sketch a neat, clean and level diagram of male reproductive system and female reproductive system. Question number 4, explain in a brief to spermatogenesis. Explain the term of spermatogenesis and oogenesis. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेगा व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जिन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से डिस्कस कर, अच्छे से इसका आंसर लिखेंगे। और यदि आपके पास आंसर अवेल्ड ना हो या किसी तरह के कन्फ्यूजन्स रहें, तो आप उसके लिए हमारे वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत हो, आप ऑफलाइन में इस वीडियो को देख करके आप अपने तमाम इंक्वायरीज़ को या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए हमारे बच्चे, तो आप हमसे करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ज़रिए आप अपने सारे डाउट्स के, जो भी डाउट्स आपके रहेंगे, उन डाउट्स का क्लियरेंस हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक अवेल्ड हो, आपके पास जो भी किताब हो, आप उस किताब से ऑब्जेक्टिव्स यानी MCQs और कंसर्न क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स रहे तो आप उसके बारे में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेडमाइंड एडुकेयर के हमारे बच्चे, मेडमाइंड एडुसर्फ के हमारे बच्चे बड़े आराम से, सुकून से सारे सवालों का जवाब लिखेंगे और लिखकर आप चाहें तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या अपने किसी माध्यम से आप मेरे पास भेज करके उसका करेक्शन भी करा सकते हैं। बने रहिए। और परसों के क्लास में हम लोग 2nd चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।